हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है द एनिमी। ये एक डॉक्टर की कहानी है जो अमेरिका से पढ़ कर के आए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उनके ही बैच में थी। वहाँ पे उस लड़की से उनको प्यार हो जाता है और वहाँ लौट करके वापस जापान आते हैं। और जो डॉक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर सडाओ, डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ की फादर उन दोनों की शादी करा देते हैं पूरे परंपरागत तरीके से, पूरे जापानीज़ परंपरागत तरीके से। क्योंकि डॉक्टर सडाओ जो हैं वो एक जापानीज़ हैं और जब अपनी पढ़ाई पूरी करके ये वापस लौट के आते हैं तो यहाँ पे शादी करके यहीं पे बस जाते हैं और अपने देश के लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ कहानी शुरू होती है डॉक्टर सडाओ के हाउस से। उनका हाउस एक समुद्र के किनारे पर एक शांत जगह पर है जहाँ बड़े-बड़े पेड़ हैं और अच्छा मौसम रहता है। इस समय सर्दी का मौसम है तो धुंध सी, थोड़ा कोहरा सा छाया हुआ रहता है। यहाँ सडाव अपने बचपन के दिनों को याद करके कहते हैं कि यहाँ उन्होंने अक्सर नंगे पाँव समुद्र की रेत पर चल करके बचपन में मज़ा उठाया है। और उनके फादर उनको कोकोनट ट्रीज़ पर क्लाइंब करने के लिए कहते थे जिसमें उनको बहुत मज़ा आता था। और दूर एक आइलैंड जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ उस आइलैंड को देख कर के उसकी तरफ इशारा करके उसके फ़ादर कहते थे कि देखो वो शांत पड़े हुए आइलैंड्स, एक दिन ये जापान का फ्यूचर स्टोन बनेंगे। जिस चीज़ को बचपन में वो नहीं समझ पाता था लेकिन उसको एहसास था कि शायद इस बात में कोई ख़ास राज़ है या रहस्य है। आज कहानी ये है कि सडाओ अपने फैमिली के साथ उनके 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ़ है, उनके साथ वो अपने घर में रहते हैं और घर से ही प्रैक्टिस करते हैं। एक अच्छे सर्जन हैं जिनकी पूरी जापान में और वहाँ इवन जापान में जो आर्मी ऑफ़िसर्स हैं, उनके बीच भी उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इस समय डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि आसपास ओस जमी हुई है। थोड़ी ठंडी-ठंडी लहरें चल चल रही हैं समुद्र में और आसपास पिछले कुछ दिन जो गर्मी बढ़ गई थी उसकी वजह से हैवी फॉग वहाँ पे दिखने लगा है। वो ठंड बढ़ते हुआ महसूस करते हैं और अंदर आ जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ़ उनको दरवाज़े पर ही मिल जाती हैं और दोनों घर के बाहर खड़े हो जाते हैं बाउंड्री वॉल से सट करके। दोनों आपस में आराम से बात कर रहे होते हैं तो अचानक से उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने समुद्र की तरफ से अपने घर की तरफ एक आकृति को आते हुए देखा। एक किसी कोई अपीयरेंस उनको दिखाई दी कि कोई व्यक्ति वहाँ है। वो दोनों बहुत ध्यान से देखने लगे। अचानक से वो आकृति आगे बढ़ते-बढ़ते लहराई और ज़मीन पे गिर गई। दोनों भाग कर के उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और उसकी टोपी के अंदर जो उसके ब्राउनिश बाल थे और उसकी ब्राउन कलर की, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की दाढ़ी को देख कर के वो समझ जाते हैं कि ये कोई अमेरिकन सोल्जर है। और इन दिनों अमेरिका के साथ में उनकी लड़ाई चल रही है, यानी कि अमेरिकन्स उनके दुश्मन हैं, उनके एनिमी हैं। अब डॉक्टर सडाओ उस व्यक्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि वो बेहोश हो गया है और वो बुरी तरह घायल है। उसके बदन पर जो वर्दी है उसको देख के वो समझ जाते हैं कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है। और अब ये इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या उन्हें इस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। इस पर्सन की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। अब वो वो सर्जन हैं तो वो उसकी पूरी बॉडी पर अपना हाथ फिरा कर देखते हैं और उसको जब पलटते हैं तो पता चलता है उसके लेफ्ट साइड में बैक में एक बुलेट का की वजह से एक छेद है, मतलब उसकी बॉडी में कहीं बुलेट पड़ी हुई है। और जैसे ही वो उस छेद को छूते हैं वहाँ से खून का पूरा फव्वारा फूट पड़ता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये बुरी तरह घायल है और या शायद ये प्रिजनर रहा होगा जापानीज आर्मी का, जो किसी तरह से वहाँ से भाग आया है। और उसका जो घाव था वो इतना गहरा था गोली का कि शायद जब पानी में ये कूदा होगा तो पानी की लहरों के साथ ये किसी रॉक से या किसी क्लिफ के किनारे से टकराया होगा, जिसकी वजह से इसका ये छेद काफ़ी बड़ा हो गया है। बहते हुए खून को रोकने के लिए डॉक्टर समुद्र के किनारे पे जो रेत पड़ी रहती है वो गीली रेत को ही उन्होंने उठा करके उसके घाव में भर दिया और उसको
बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। अब दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड वी डू? अब क्या करें? इस पर्सन जो कि हमारा एनिमी है, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए या फिर इसको सीधे यहीं मरने के लिए छोड़ दें या पुलिस के हवाले कर दें, क्या करें? लेकिन आपस में डिस्कस करते-करते उनको ये लगता है कि वो कि एक सर्जन होने के नाते, जैसे कि उनको शुरू से ये सिखाया गया कि उनको सिर्फ़ जान बचाना आना चाहिए। तो डॉक्टर सडाव जो है वो अपने हाथ उनके उस काम में लगे हुए हैं जो कि उनको करना है। मतलब वो एक सर्जन होने के नाते, एक लाइफ सेवर होने के नाते उस एनिमी को सेव करने में उनके हाथ अपने आप चलने लगे हैं। लेकिन दिमाग में ये डिस्कशन अपने आप से चल रहा है कि क्या करूँ? इसको बचाऊँ या ना बचाऊँ? लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हो, इसको पहले अपने घर लेके जाते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, इसका जीवन बचाते हैं, उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ उसको अपने घर पे लेकर के आते हैं और उनका जो घर था वो पूरा पारंपरिक जापानीज पद्धति से बना हुआ था। उसमें वुडन फ्लोर था, उसके ऊपर ला करके वो उस पर्सन को लेटा देते हैं। अब हाना जो है उसकी वाइफ, वो कहती है तुम क्या करने वाले हो? तो डॉक्टर सडाव कहते हैं पहले मैं इसको कम से कम होश में ले आऊं या इसकी जान बचा लूं, उसके बाद मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इसकी सर्जरी करके ये बुलेट इसकी बॉडी में से बाहर निकाल दूँ वरना ये मर जाएगा। तो हाना उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और अपने पति को उसके ऑपरेशन में सपोर्ट करती है। जब वो बाहर जाती है और सर्वेंट्स को बोलती है कि उनकी एक जो सर्वेंट है वो उनसे कहती है कि तुम जो है इसको इसकी बॉडी को साफ कर दो, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए उसकी बॉडी पर जो पूरी तरह से मिट्टी और गंदगी जमा थी उसको साफ करके ऑपरेशन करना है। तो वो लेडी मना कर देती है। सारे ही सर्वेंट्स इस बात के खिलाफ हो जाते हैं कि एक एनिमी को आप अपने घर में शरण नहीं दे सकते, उसको अपने घर में नहीं रख सकते, आपको इसको मार देना चाहिए या पुलिस के हवाले सीधे ही कर देना चाहिए। वो उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हम एक बार ये सही हो जाए फिर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन सर्वेंट्स नहीं समझते हैं। उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा कई दिन तक बना रहता है। तो लास्ट में हैना ये डिसाइड करती है कि मैं ही उसको वॉश करूँगी उसकी बॉडी को और डॉक्टर सडाव को हेल्प करूँगी। वो कुछ ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स वगैरह लेकर के आती है और सोचती है कि मतलब ऑपरेशन के दौरान जो खून निकलेगा उससे मेरा फ़र्श ख़राब हो जाएगा, तो मैं इन इन लिनेंस में उसको लपेट करके अपने फ़र्श को ख़राब होने से बचा लूँगी। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक डॉक्टर सडाव ने अपना काम शुरू कर दिया था और उसकी वजह से फर्श पर पूरी तरह खून बिखर चुका था और फर्श खराब हो चुका था। लेकिन डॉक्टर सडाव को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो एक अच्छे सर्जन होने के नाते अपने काम में लगे हुए थे और वो हैना को बोलते हैं कि तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना होगा। हैना अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन जब वो घाव को देखती है तो उसको उबकाई आने लगती है और बाहर गार्डन में जाके उबकाइयाँ लेने लगती है। डॉक्टर सडाव को उस वक्त उस लड़के पर गुस्सा आती है कि इसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को बाहर सपोर्ट करने नहीं जा पा रहा हूँ, जबकि वो इस पोजीशन में परेशान है, उबकाइयाँ आ रही हैं उसे। लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि आज तक उसने ऑपरेशन होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे तैसे हाना अपने आप को संभालती है, अंदर आती है और कहती है कि इसको एनेस्थीसिया देना है तो मुझे बताओ। डॉक्टर उसको बताते हैं, वो उस एनीमी को एनेस्थीसिया देती है। वो परेशानी में, दर्द में कराहता है, लेकिन डॉक्टर बड़ी सफलता से उसकी बॉडी में पड़ी हुई उस बुलेट को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन जब उस पर्सन को होश में आता है तो वो पूछता है मैं कहाँ हूँ? तो हाना उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? वो लड़का उनसे पूछता है हाना से कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? तो वो कहती है कि येस आई वाज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं काफ़ी दिन तक अमेरिका में थी, मैं आपकी भाषा बोल सकती हूँ। लेकिन वो ज़्यादा उससे बात नहीं करती है और उससे बस उसकी हाल चाल पूछ के उसकी देखभाल करके बाहर वापस आ जाती है। और जब डॉक्टर सडाव तीसरे दिन आकर के देखते हैं तो वो बैठने की कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर सडाव उसको डांट लगाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसी कोशिश दोबारा मत करना जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। अब वो उससे कहते हैं कि तुम लेट जाओ और वो उसकी बॉडी में उस घाव का इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं और वो सेटिस्फाई होने के बाद उस घाव घाव को दोबारा से बैंडेज करके उसकी और उससे लड़के से ज़्यादा बात नहीं करते हुए बाहर आ जाते हैं। वो लड़का उनसे डर के इतना ज़रूर पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो डॉक्टर सडाव कहते हैं कि मैं
पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। वैसे तो कायदे से मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इधर घर में एक और परेशानी खड़ी हो जाती है कि सारे सर्वेंट्स घर छोड़ कर के जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो अपने देश के संग गद्दारी कर रहे हैं। अगर ऑफिसर्स को ये पता चल गया, आर्मी को ये पता चल गया कि इन्होंने अपने एनिमी को अपने घर में शरण दी हुई है, तो वो इनको पकड़ लेंगे, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये बात हाना के कान में पहुंचती है, लेकिन वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। वो कहती है मेरे हस्बैंड जो कर रहे होंगे सोच समझ के कर रहे होंगे। लेकिन सारे सर्वेंट्स मना कर देते हैं और वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी गवर्नेंस है, जो बच्चों की देखभाल करने के लिए लड़की रखी हुई है, यूमी, वो भी घर छोड़ कर चले जाती है। हालांकि उसे बच्चों को छोड़ने में बहुत दुख हो रहा था। वो इतना ज़रूर कहती है कि अगर ये बच्चा मुझे बहुत मिस करे तो आप मेरा घर जानती हैं, प्लीज़ इसे मेरे घर पे भेज दीजिएगा। लेकिन हैना ये डिसाइड करती है मन ही मन कि मैं अपने बच्चे को इसके पास अब नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट हैं और मैं अपने हस्बैंड के फेवर में हूँ। मुझे लगता है वो ठीक कर रहे हैं। ये सोच करके वो डिसाइड करती है कि अब सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। शाम के समय एक और घटना घटती है। हना जब अपने घर का काम कर रही थी, तो वो देखती है एक मैसेंजर उनके डोर पर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में खड़ा है। वो डर जाती है कि शायद सर्वेंट्स ने जाकर के हमारी शिकायत कर दी है। और जब वो सडाऊ के लिए पूछता है, तो वो सडाऊ जो बाहर गार्डन में बैठा हुआ है उसकी तरफ उसको लेके जाती है। वहाँ जाके पता चलता है कि वो और जो आर्मी ऑफिसर हैं उनकी तरफ से सडाऊ के लिए बुलावा आया है, उनकी तबीयत खराब है, तो इसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। तो सडाव अगले दिन उनसे मिलने पहुंचते हैं और उनसे उनको सारी पोजीशन वो क्लियर कर देते हैं कि जो कुछ भी उनके संग हुआ था उस एनिमी के बारे में, उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया, सब कुछ बता देते हैं। और उनसे हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस मुश्किल से बच जाऊं। तो ऑफिसर जो हैं वो उनको वादा करते हैं। जनरल उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन जो मेरे लिए पैसे से काम करते हैं, और जिन दुश्मनों को मुझे ख़त्म करवाना होता है उन्हें वो चुपचाप जाके इतने शांत तरीके से ख़त्म कर देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। मैं उन लोगों को आज ही रात आपके घर भेज देता हूँ और वो उस लड़के को वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे। आप बस अपने गार्डन का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। डॉक्टर उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो दरवाज़ा खुला ही रहता है, आप ऐसा कर लीजिए। 2-3 रात तक सडाओ इंतज़ार करते हैं। हर आहट पे उनको लगता है कि शायद वो लोग आ गए और अब वो उस लड़के को मार डालेंगे। लेकिन 3 रातों तक ऐसा नहीं होता है। आखिर में जब हना बहुत परेशान होने लगती है अपने घर के सारे काम करते हुए, बच्चों को सँभालते हुए, तो डॉक्टर को लगता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ और ये रोज़ के रोज़ डरी हुई रहती है कि कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, कहीं आर्मी को पता चल गया तो वो मुझे उठा के ना ले जाएँ या मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना कर दें। इसलिए उसको लगता है कि अब मुझे हैना के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही होगा। वो उस लड़के के पास जाते हैं, उसके घाव को चेक करते हैं और जब उनको लगता है कि वो एकदम तंदुरुस्त है, चल फिर सकता है आराम से, तो वो उससे कहते हैं कि आज रात को मैं तुम्हें ये सामने जो आइलैंड देख रहे हो, वहाँ तक जाने के लिए एक बोट अरेंज कर दूँगा, उसमें कंबल, खाने-पीने का सामान रख दूँगा। तुम वहाँ पहुँच कर के मुझे टॉर्च की लाइट दिखाना। और वहाँ पे कुछ नावें आती हैं, कुछ कोरियन फिशिंग बोट्स वहाँ आती हैं, जो कि वहाँ पे रुकती हैं क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। तो जब तक उन वो बोट्स तुम्हें दिखें, उनसे तुम हेल्प ले सकते हो और उनसे उनकी हेल्प से तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो उस आइलैंड से। लेकिन जब तक तुम्हें वो बोट्स नहीं मिल जाती, उससे पहले हर रात जब तक पूरा अंधेरा ना हो गया हो, यानी सूरज छिपने की तैयारी पे हो, तभी तुम मुझे 2 बार लाइट जला करके टॉर्च की दिखाना। मैं हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो, तो मुझे तुम एक बार लाइट जला के दिखा देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें खाने-पीने की किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ से तुम्हें भिजवा दूँगा। वैसे तुम वहाँ पे फ़िश पकड़ के भी खा सकते हो, लेकिन दिन के समय करना, रात के समय आग जो है वो लोग देख सकते हैं। ये कह के वो चला जाता है और सारे अरेंजमेंट्स करता है। जैसे ही रात होती है, वो उस लड़के को लेकर के अपने गार्डन के बाहर आता है और उस बोट में उसको बिठा करके वहाँ से रवाना कर देता है। वो लड़का वहाँ पहुँच करके उसको लाइट दिखाता है, जो कि सिग्नल था, और सडाओ वापस आ जाता है और उसे अभी तसल्ली थी कि उसने ना तो अपने देश के साथ चीटिंग की है और ना ही अपने
प्रोफेशन के साथ में। और इस तरह से जब उसके बाद वो दोबारा से जनरल के पास जाता है तो उनको उनको वो बताता है कि उसने प्रिजनर जो है वो किसी तरह से वहाँ से भाग करके निकल गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब जनरल को होश आता है, वो कहते हैं अरे मैं तो बीमार था और मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस लड़के को मरवा दूंगा, लेकिन चलो ठीक है, अगर वो खुद ही वहाँ से भाग के चला गया है तो कम से कम तुम्हारे ऊपर से प्रॉब्लम नहीं रही, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अब तुम भी सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से डॉक्टर जो हैं वो अपने प्रोफेशन और अपने कंट्री दोनों के साथ ही ऑनेस्ट रहते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। तो लास्ट में उनके मन में इतना क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। खैर, ये थी हमारी कहानी और आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।